बेंगलुरु में वजीर आजम ने किया एरो इंडिया शो का इफ्तिताह। फजाइया की ताकत और मुल्क में तैयार जंगी तैयारों के शानदार मुजाहरे को काबिल फख्र बताया। कहा, फाइटर पायलट की तरह आगे बढ़ रहा है अमृतकाल का भारत। बजट इजलास के पहले मरहले का आखिरी दिन अपोजिशन की हंगामा आराई के पेश नजर राज्यसभा की कार्रवाई 13 मार्च तक मुलतवी। लोकसभा में खुश उसलूबी से कामकाज जारी। त्रिपुरा असेंबली इंतखाबात के लिए सभी सियासी जमातों ने झोंकी पूरी ताकत। अगरतला में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इंतखाबी रैली की। 16 फरवरी को होगी पोलिंग। G20 की डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की पहली मीटिंग लखनऊ में जारी। वहीं इंदौर में ज़राअत से जुड़े अहम मौज़ूआत पर बहस जारी। सुप्रीम कोर्ट को मिले मजीद 2 नए जज। चीफ जस्टिस ने दिलाया जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस अरविंद कुमार को हलफ। सुप्रीम कोर्ट में 34 जजों की तादाद मुकम्मल। धर्मशाला की जगह अब इंदौर में होगा 1 से 5 मार्च तक भारत ऑस्ट्रेलिया के दरमियान तीसरा टेस्ट मैच। हिमाचल प्रदेश में खराब मौसम की वजह से बीसीसीआई ने किया फैसला। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्दुल्ला। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज बेंगलुरु में 14वीं एरो इंडिया का इफ्तिताह किया। यलहंका के एयरफोर्स स्टेशन में मुनक़िदा अज़ीमुश्शान एरो इंडिया 2023 एशिया का सबसे बड़ा एरो शो है। 809 दिफाई कंपनियों समेत MSME और स्टार्टअप्स इस प्रोग्राम में हिस्सा ले रही हैं। इफ्तिताही तकरीब में कई ममालिक के वज़राए दिफा, फजाइया सरबराहान, दिफाई अफसरान और सरकर्दा शख्सियात ने खास तौर पर शिरकत की। इस मौके पर वजीर आजम मोदी ने फ्लाई पास्ट का इजरा किया। इस मौके पर वजीर आजम मोदी ने एक यादगारी डाक टिकट भी जारी किया। एरो इंडिया 2023 इस सीरीज का अब तक का सबसे बड़ा एरो शो है, जिसमें मुल्क के दिफाई शोबे में खुद इन्हिसारी की राह पर आगे बढ़ने की सलाहियतों को खास तौर पर उजागर किया गया है। इसमें तकरीबन 100 ममालिक हिस्सा ले रहे हैं। काबिल जिक्र है कि एरो इंडिया 2023 तकरीबन 35,000 मुरब्बा मीटर के रकबे वाले मकाम पर मुनक़िद हो रहा है। यह तकरीब 5 रोज तक जारी रहेगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एरो इंडिया 2023 की लॉन्चिंग तकरीब के मौके पर मुनक़िद जंगी जहाज़ों के करतबों का भी मुआयना किया। फ़ज़ा में भारत की सलाहियत और दिफाई शोबे में मुल्क की खुद इन्हिसारी की ताकत को पेश करने वाली इस नुमाइश को देखकर तमाम नाजरीन हैरत ज़दा रह गए।
एरो इंडिया 2023 के आगाज के मौके पर अपने खिताब में वजीर आजम मोदी ने दिफाई शोबे में मुल्क की बढ़ती हुई खुद इन्हिसारी को उजागर किया। उन्होंने कहा कि एरो इंडिया 2023 भारत की दिफाई शोबे में बढ़ती हुई सलाहियतों की एक मुनफरिद मिसाल है। बेंगलुरु का आसमान आज नए भारत के सामर्थ्य का साक्षी बन रहा है। बेंगलुरु का आसमान आज इस बात की गवाही दे रहा है कि नई ऊंचाई नए भारत की सच्चाई है। आज देश नई ऊंचाइयों को छू भी रहा है और उन्हें पार भी कर रहा है। एरो इंडिया का ये आयोजन भारत के बढ़ते हुए सामर्थ्य का उदाहरण है। इसमें दुनिया के करीब 100 देशों की मौजूदगी होना दिखाता है कि भारत पर पूरे विश्व का विश्वास कितना बढ़ गया है। वजीर आजम मोदी ने एरो इंडिया 2023 में दुनिया भर के ममालिक की बड़े पैमाने पर शिरकत की सताइश की। पीएम मोदी ने कहा कि आज ये ममालिक भारत को दिफाई बाजार के तौर पर नहीं बल्कि दिफाई शराकतदार के तौर पर देख रहे हैं। दुनिया की डिफेंस कंपनियों के लिए भारत केवल एक मार्केट ही नहीं है, भारत आज एक पोटेंशियल डिफेंस पार्टनर भी है। ये पार्टनरशिप उन देशों के साथ भी है जो डिफेंस सेक्टर में काफी आगे हैं, जो देश अपनी रक्षा जरूरतों के लिए एक भरोसेमंद साथी तलाश रहे हैं। भारत उनके लिए भी एक बेहतर पार्टनर बनकर आज उभर रहा है। हमारी टेक्नोलॉजी इन देशों के लिए कॉस्ट इफेक्टिव भी है और क्रेडिबल भी है। हमारे यहां बेस्ट इनोवेशन भी मिलेगा और ऑनेस्ट इंटेंट भी आपके सामने मौजूद है। वजीर आजम मोदी ने दिफाई शोबे में मेक इन इंडिया की कामयाबी का भी जिक्र किया। वजीर आजम मोदी ने कहा कि 21वीं सदी का जदीद भारत अब कमर बस्ता है। उन्होंने कहा कि नया भारत न तो कोई मौका जाय करेगा और न ही अपनी मेहनत में कोई कसर छोड़ेगा। आज भारत की संभावनाओं का, भारत के सामर्थ्य का प्रमाण हमारी सफलताएं दे रही है। आज आकाश में गर्जना करते तेजस फाइटर प्लेन्स मेक इन इंडिया के सामर्थ्य का प्रमाण है। आज हिंद महासागर में मुस्तैद एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत मेक इन इंडिया के विस्तार का प्रमाण है। गुजरात के बड़ौदा में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी हो या तुमकुर में एचएएल के हेलीकॉप्टर यूनिट हो, ये आत्मनिर्भर भारत का वो बढ़ता सामर्थ्य है जिसने भारत के साथ साथ विश्व के लिए नए विकल्प और बेहतर अवसर जुड़े हैं। गुज़िश्ता 8-9 सालों में मुल्क में दिफाई शोबे में जो इनकलाबी तब्दीली आई है उसका जिक्र करते हुए वजीर आजम मोदी ने कहा कि मुल्क पहले दिफाई दरामदात पर इन्हिसार करता था, लेकिन अब वो दिफाई बरामदात में तेजी से आगे बढ़ रहा है। वजीर आजम मोदी ने कहा कि दिफाई शोबे में लामहदूद इम्कानात के पेश नजर निजी शोबे को इसमें सरमायाकारी करनी चाहिए। जो देश दशकों से सबसे बड़ा डिफेंस इंपोर्टर था, वो अब दुनिया के 75 देशों को डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट कर रहा है। भारत ने बीते 8-9 साल के भीतर भीतर अपने यहां डिफेंस सेक्टर का कायाकल्प कर दिया है। इसलिए हम इसे अभी केवल एक शुरुआत मानते हैं। हमारा लक्ष्य है कि 2024-25 तक हम एक्सपोर्ट के इस आंकड़े को $1.5 बिलियन से बढ़ाकर $5 बिलियन तक ले जाएंगे। अब यहां से भारत दुनिया के सबसे बड़ा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग देशों में शामिल होने के लिए तेजी से कदम बढ़ाएगा और इसमें हमारे प्राइवेट सेक्टर और इन्वेस्टर्स की महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। आज मैं भारत के प्राइवेट सेक्टर से आह्वान करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा भारत के डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्ट करें। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने अपने खिताब में कहा कि मुल्क के दिफाई शोबे ने पिछले कुछ सालों में
तेज रफ्तारी से तरक्की की है। उन्होंने एरो इंडिया 2023 को इस सिलसिले में एक अहम सुतून करार दिया। आज हमारा रक्षा क्षेत्र अपनी पूरी तन्मयता के साथ राष्ट्र के सशक्तिकरण के पथ पर अग्रसर है। हमारे रक्षा क्षेत्र ने पिछले कुछ वर्षों में एक लंबी यात्रा तय की है। इस यात्रा में रक्षा क्षेत्र ने सफलता के अनेक पड़ाव पार किए हैं, जो आगे चलकर रक्षा क्षेत्र की मजबूती के स्तंभ बने हैं। एरो इंडिया भी उन्हीं स्तंभों में से एक है, जिसने कदम दर कदम भारतीय रक्षा क्षेत्र को मजबूती प्रदान की है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने एरो इंडिया 2023 के आगाज के बाद इंडिया पवेलियन का भी इफ्तिताह किया। इस मौके पर वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, कर्नाटक के गवर्नर और वज़ीर आला भी पीएम मोदी के साथ मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने इफ्तिताह के बाद इंडिया पवेलियन का मुआयना किया। उन्होंने वहां रखे दिफाई आलात के बारे में तफसीली मालूमात हासिल की। फिक्स्ड विंग प्लेटफॉर्म थीम पर मबनी इंडिया पवेलियन मुस्तकबिल में लामहदूद इम्कानात समेत इस शोबे में भारत की हुई पेशरफ्त की नुमाइश कर रहा है। यहां 227 मसनूआत की नुमाइश करने वाली कुल 115 कंपनियां मौजूद हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने एरो इंडिया 2023 में कर्नाटक पवेलियन का दौरा किया। इस पवेलियन का मकसद एरो इंडिया 2023 के शुरका को रियासत में दस्तयाब मौके से पूरी तरह मुतारिफ कराना है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कर्नाटक पवेलियन में दिखाए गए बारे में मालूमात हासिल की। मजबूत दिफाई इकोसिस्टम की वजह से कर्नाटक में बहुत से इम्कानात हैं। राज्यसभा की कार्रवाई 13 मार्च की सुबह 11 बजे तक मुलतवी कर दी गई। बजट इजलास का दूसरा हिस्सा 13 मार्च से शुरू होगा। इससे कबल राज्यसभा की कार्रवाई अपोजिशन लीडर मल्लिका अर्जुन खड़गे की तकरीर के काबिल एतराज हिस्सों को हटाने के बाद अपोजिशन अरकान की हंगामा आराई के बाद ऐवान की कार्रवाई मुलतवी कर दी गई। इस दौरान अपोजिशन ने राज्यसभा में हंगामा किया और ऐवान की कार्रवाई को मुतासर किया। राज्यसभा के चेयरमैन को मल्लिका अर्जुन खड़गे से सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करने के लिए भी कहना पड़ा। नायब सदर जमहूरिया ने खड़गे को बताया कि उनके कुछ अल्फाज को हटा दिया गया है। जगदीप धुनखड़ ने खड़गे से कहा कि आप ऐवान के फ्लोर पर रहने के अपने इख्तियारात के खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। हर बार आप कह रहे हैं कि स्पीकर दबाव में काम कर रहे हैं। वहीं मेंबरान पार्लियामेंट राघव चड्ढा, संजय सिंह, इमरान प्रतापगढ़ी, शक्ति सिंह गोहल, संदीप पाठक और कुमार केतकर समेत दीगर को ऐवान के वैल में दाखिल होने पर भी मुतनब्बह किया। मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा कि बार बार की अपील के बावजूद अपोजिशन ने ऐवान को खुशउस्लूबी से चलने नहीं दिया। अपोजिशन पहले से ही ऐवान को चलने न देने का फैसला करके ही ऐवान में आती है। उन्होंने कहा कि अफसोस होता है जब मेंबरान इंतहाई संजीदा मामलात को उठाना चाहते हैं लेकिन उन्हें मौका नहीं मिलता। ये तमाम अराकीन के हकूक की भी खिलाफ वर्जी है। बार बार अनुरोध करने के बावजूद चलने नहीं दिया। एक प्रकार से चेयर की अपमान करी गई। बैठे बैठे भी टिप्पणियां दी गई वरिष्ठ नेताओं द्वारा। विपक्ष के मंशा है कि जो सदन चर्चा के लिए, डिबेट, डिस्कशन, डायलॉग के लिए बनाया गया है, शायद वो उस पे ना चलने देने का निर्णय लेके ही रोज सदन में आते हैं। हमें बड़ा दुख होता है जब जीरो आवर मेंशन में कई माननीय सदस्य अपना बहुत ही गंभीर विषय उठाना चाहें और उनको मौका नहीं मिलता है। ये एक प्रकार से मेंबर्स के प्रिविलेज का भी उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में असेंबली सीटों की हदबंदी को सही ठहराया।
अदालत उज़्मा ने इस अमल को चैलेंज करने वाली दरखास्त मुस्तरद कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद जम्मू व कश्मीर और लद्दाख की तश्कील नौ का मामला उनके पास जेर इल्तवा है। इस समाअत में उसने इस पहलू पर गौर नहीं किया है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी की 10वीं तकसीम असनाद तकरीर में शिरकत की, जहां उन्होंने होनहार तलबा को असनाद तकसीम की। इस मौके पर खिताब करते हुए सदर जमहूरिया ने यूनिवर्सिटी की तरफ से मसावात और बिलखुसूस खवातीन को आगे लाने के लिए किए जाने वाले कामों की सताइश की। उन्होंने कहा कि खवातीन को भी हर तरह से मौके मिलने चाहिए। उत्तर प्रदेश में मुनक़िदा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का जिक्र करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि इस समिट से पूरी रियासत में मुस्बत सरमायाकारी का पैगाम दिया है। सदर जमहूरिया ने कहा कि आज यहां से डिग्रियां हासिल करने वाले तलबा मुआशरे के मुख्तलिफ शोबों में अपना मुस्बत किरदार अदा करें। उन्होंने अपील की कि टेक्नोक्रेट ब्यूरोक्रेट्स के अलावा अच्छे प्रोफेसर और असातिज़ा भी होने चाहिए जो वक्तन फवक्तन मुआशरे में अपनी खिदमत दे सकें। G20 एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप की पहली मीटिंग आज से 15 फरवरी तक मुल्क के साफ सुथरे शहर इंदौर में हो रही है। 3 रोजा मीटिंग G20 ममालिक से आने वाले नुमाइंदे ज़राअत के शोबे से मुतालिक अहम मौज़ूआत पर तबादले ख्याल करेंगे। इफ्तिताही इजलास से खिताब करते हुए मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा चैलेंज है। उन्होंने कहा कि तकनीक के इस्तेमाल से ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के अहदाफ को हासिल किया जा सकता है। ये गंभीर चिंतन का विषय है पूरे विश्व के लिए कि खाद्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए हम कृषि योग्य भूमि का समुचित उपयोग भी करें और इसकी उत्पादकता बढ़ाने के सम्मिलित प्रयास भी करें। टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए हमारे चाहे छोटे किसान हो, चाहे बड़े किसान हो, चाहे खेती का काम कर रही महिलाएं हो, युवा हो, वो नई तकनीक का इस्तेमाल करके इसमें सफल हो सकते हैं। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर 15 से 18 फरवरी तक फिजी और ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर रहेंगे। वजीर खारजा 15 फरवरी से 17 फरवरी तक फिजी में रहेंगे। ये उनका फिजी का पहला दौरा है। वो फिजी के नादी में भारत सरकार की वजारत खारजा, भारत सरकार और फिजी हुकूमत के जरिए मुनक़िद होने वाली आलमी हिंदी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। इसके अलावा वो दिसंबर 2022 में फिजी में बनने वाली नई हुकूमत की क़यादत के साथ दो तरफा उमूर पर बातचीत करेंगे। उसके बाद वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर जयशंकर 18 फरवरी को ऑस्ट्रेलिया के सिडनी जाएंगे। सिडनी में वो ऑस्ट्रेलिया के रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। उसके अलावा वो ऑस्ट्रेलिया में पहली बार मुनक़िद होने वाली रायसीना सिडनी कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे। वज़ीर ख़ारजा का ऑस्ट्रेलिया का यह तीसरा दौरा होगा। जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर नजमा अख्तर को आज किरल के एजाज से नवाजा गया। मेजर जनरल विश्वास राव, एडिशनल डायरेक्टर जनरल नेशनल कैडेट कोर दिल्ली डायरेक्टोरेट और ग्रुप कैप्टन VS राणा ने जामिया में एक रैंक की तकरीब के दौरान उन्हें ये रैंक लगाए। हमारे DD नुमाइंदे गिरीश निशाना ने जामिया की VC के कर्नल बनने के बाद नजमा अख्तर और मेजर जनरल SP विश्वास राव से खुसूसी बातचीत की। जामिया मिलिया इस्लामिया की वाइस चांसलर प्रोफेसर नजमा अख्तर अब कर्नल प्रोफेसर नजमा अख्तर हो गई हैं। मैडम, आपको आज कर्नल की उपाधि से सम्मानित किया गया है, क्या कहेंगे? मैं जामिया के लिए, NCC के लिए और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस सभी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि ये अपॉर्चुनिटी और ये ऑनर मुझे मिला है। और इससे मैं अपने यूनिवर्सिटी में और आम तौर पे जितने बच्चे हैं वो ऑलरेडी बहुत पेट्रियाटिक और बहुत नेशन लविंग हैं, बट NCC के बढ़ने से, जिस तरह से यहाँ बढ़ी है NCC लेवल, उससे हमारे देश के अंदर नए नए एग्जाम्पल्स मिलेंगे। ये पहली यूनिवर्सिटी है जिसमें ऐसा इतनी तेज़ी से शुरू होके और एक कोर्स भी शुरू हो गया है, नेशन बिल्डिंग एंड NCC, जो क्रेडिट कोर्स है। मैम, जिम्मेदारी कितनी और ज़्यादा बढ़ गई है? हालांकि पहले वाइस चांसलर थी, लेकिन अब NCC भी साथ में। जिम्मेदारी पहले भी थी और आगे भी होती रहेगी। जिम्मेदारियां लेने से हम लोग, जामिया के लोग घबराते नहीं हैं और ना ही मैं घबराती हूँ।
मगर जो जिम्मेदारी दी जाएगी उसको पूरी निष्ठा और पूरी मेहनत से निभाऊंगी। दिल्ली निदेशालय के अपर महानिदेशक मेजर जनरल विश्वास राव साहब हमारे साथ हैं। सर, किस तरह की ये पहल शुरुआत हुई है? सबसे पहले मुबारकबाद जामिया मिलिया इस्लामिया को दो चीज़ों के लिए। आज नेशनल वुमेंस डे भी है 13 फरवरी, और इस दिन आज हमने वाइस चांसलर, जो पहली लेडीज़ वाइस चांसलर इस यूनिवर्सिटी की, उन्हें हमने कर्नल कमांड का रैंक बनाया है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। आशा करते हैं कि मैडम के अंडर जो विश्वविद्यालय है ये और आगे देश के लिए तरक्की करे, और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने हमें सपना दिया है कि भारत अगले 25 साल में, जब भारत 100 साल का हो जाएगा 2047 तक, तब तक जो हमारे कैडेट्स हैं अमृत काल में मेहनत करके एनसीसी कैडेट्स और स्टूडेंट्स यहाँ के देश को डेवलप्ड नेशन स्टेटस तक ले जाएंगे। इसके लिए बहुत अच्छा पहल है ये। तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी पहल है, और खास तौर पर एनसीसी के 75 साल बेमिसाल में इस तरह का कदम उठाया गया है, और पहली महिला वाइस चांसलर को ये कर्नल की उपाधि से सम्मानित किया गया है। कैमरामैन शैलेंद्र चौहान के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। खारजा सेक्रेटरी विनय मोहन क्वात्रा नेपाल के 2 रोजा दौरे पर काठमांडू पहुंच गए हैं। त्रिभुवन बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर नेपाल के खारजा सेक्रेटरी भरतराज पोडियाल ने उनका इस्तकबाल किया। बतौर खारजा सेक्रेटरी उनका नेपाल का ये पहला दौरा है। इस दौरे के दौरान दोनों ममालिक के खारजा सेक्रेटरी बाहमी ताउन के उमूर पर तबादले ख्याल करेंगे। भारत और नेपाल के ताल्लुकात तारीखी और सदियों पुराने हैं। हालिया बरसों में दोनों ममालिक के दरमियान ताउन में मजीद इजाफा हुआ है। काबिल जिक्र है कि नेपाल में कई बड़े बुनियादी ढांचे के मंसूबे और दोनों ममालिक को जोड़ने वाले मंसूबे भारत के ताउन से मुकम्मल हो चुके हैं। खारजा सेक्रेटरी विनय क्वात्रा का यह दौरा नेपाल के खारजा सेक्रेटरी भरतराज पोडियाल की दावत पर हो रहा है। खारजा सेक्रेटरी क्वात्रा नेपाल में सफीर रह चुके हैं। नेपाल में नई हुकूमत के क़याम के बाद भारत के किसी आला ओहदेदार का यह पहला दौरा हो रहा है। और बैनुल-अक़वामी खबरों में अक़वाम मुत्तहिदा ने रूस यूक्रेन तनाज़े पर तशवीश का इजहार किया है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस ने कहा है कि मौजूदा तनाज़े की वजह से अमन के इम्कानात मादूम हो रहे हैं। 193 रुकनी अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब में इस साल के लिए अपनी तरजीहात पेश करते हुए उन्होंने कहा कि ये जंग के गहरे आलमी असरात के साथ साथ यूक्रेन के अवाम के लिए बड़ी तकलीफ का सबब बन रही है। नाजरीन, इसके साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। इजाजत दीजिए, आदाब।